जय गुरु जी, संगत जी। मेरा नाम रामपाल जोशी है और मैं पंजाब पुलिस से एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिटायर हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बारे में अपने ख्यालात पेश कर सकूं। अबूदियत पे गुरु जी मुझे भी नाज रहे, झुका हुआ तेरे दर पर सरे न्याज रहे। ये आरजू है अता कर मुझे वो ज़ौक़ नजर, शहूद व गैब में बाकी न इम्तियाज रहे। संगत जी, मुर्शिद कामिल की बारगाह रहमत तक रसाई और उनकी जाते पाक की कदम बोसी का शर्फ व एजाज अहले खुश किस्मत को ही नसीब होता है। इस हवाले से हम और आप खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी जैसी खुदा रसीदा हस्ती कामिल ने हमें अपने साए आतिफत में जगह बख्शी। गुरु जी बजाते खुद बनफस नफीस देवादि देव श्री महादेव शिवजी महाराज जी का अवतार थे। उनके दिल में जज्बा ईसार मोहब्बत का एक बहरे बेकरां मौजन था। अपने भक्तों के दुनियावी दुख दर्द उनके दर्दमंद दिल पर फौरी असर करते और वो अपने भक्तों को फौरन शिफायाब करते थे। आए दिन करिश्मात भी दिखाते। उनका फरमाना था कि उनके पास वक्त बहुत कम है और इस कलील अरसे में वो ज्यादा से ज्यादा भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वो ये भी फरमाते थे कि फी जमाना बगैर करिश्मात के लोगों की तसल्ली नहीं होती। गुरु जी के दौरे हयात में जो भगत उनकी शरण में आए वो सब जानते हैं कि उन सब की जिंदगी में कभी ना कभी गुरु जी ने कोई ना कोई करिश्माती कर्म फरमाई की है। इतना ही नहीं, उनकी महासमाधि के बाद भी जो संगत उनकी शरण में आई या आ रही है, उनमें से भी कई भक्तों को गुरु जी ने करिश्माती फैज पहुंचाए हैं और पहुंचा रहे हैं। इससे साफ वाजह है कि गुरु जी को जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान नहीं, लेकिन रूहानी तौर पर वो हर एक भगत के साथ हाजिर व नाजिर हैं। मुझे एक दिन का वाकया याद पड़ता है कि जब मैंने अपने एक बुजुर्ग दोस्त रिटायर्ड नायब कानून को सरदार सेवा सिंह जी को गुरुजी से मुतारिफ कराया था। सरदार सेवा सिंह एक सादत और ध्यान लगाने वाले सज्जन थे। किसी जमाने में वो मेरे गांव में पटवारी हुआ करते थे। गो मैं तो बंगाल में ही पला बड़ा, गांव में उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन जब मैं पंजाब में एडिशनल डीजी क्राइम लगा हुआ था चंडीगढ़ में, तो मेरे गांव के कुछ रिश्तेदारों ने मेरी जमीन के कुछ कागजात उनको चाहिए थे, तो सेवा सिंह जी कागजात तो तैयार कर दिए, लेकिन उनको कहने लगे कि मैं खुद जाकर जोशी साहब को चंडीगढ़ में एक कागज देकर आऊंगा। तो मुझे गांव वालों का टेलीफोन आया कि वो आपसे मुरासिम कायम करना चाहता है इसी बहाने, तो वो कागज देके आपके पास आएगा। तो एक दिन सेवा सिंह जी मेरे पास आ गए और चाय वाय पीते वक्त बातें होती रही। जो रियाजत पसंद इंसान होते हैं, जब भी कहीं बैठकर बातें करते हैं तो आस्ते आस्ते उनकी बातें रूहानियत पर आ जाती हैं। तो इसीलिए उनसे भी वो मेरे साथ कोई रूहानियत के मामला डिस्कस करने लगे। तो इस दौरान में जब उन्हें पता चला कि हमारे गुरुजी चंडीगढ़ में आए हुए हैं सेक्टर 33 में, तो वो मेरे पीछे पड़ गया। कहने लगा कि जोशी साहब, मैं तो महात्माओं के दर्शन दूर दूर जाके करता हूँ, तो आप बराए करम मुझे अपने गुरुजी से इंट्रोड्यूस करा दीजिए। तो मैंने कहा भी अच्छा ठीक है, शाम को 8 बजे 33 सेक्टर फला नंबर कोठी में तुम 8 बजे पहुंच जाना, तो मैं भी वहां होऊंगा, आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। तो उस दिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। 8:30 बजे करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि सरदार सेवा सिंह जी वहां ऑलरेडी मौजूद हैं और वो माथा टेक कर बैठे हुए थे। तो जब मैं आया
तो मेरे पास आए और कहने लगे कि जोशी साहब मैंने माथा तो टेक दिया है लेकिन मेरा मुतारिफ नहीं हुआ गुरुजी से, आप मेरा तारुफ कराइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनको गुरुजी के पास ले गया कि गुरुजी ये रिटायर्ड नायब कानूनगो सरदार सेवा सिंह जी हैं, किसी जमाने में मेरे गांव में पटवारी भी हुआ करते थे, तो ये आपसे मिलने की ख्वाहिश इन्होंने बताई थी, तो मैं लिहाजा आपके हुजूर में लेकर आया हूँ। तो गुरुजी ने उससे कुछ बातें की। बातों के दौरान गुरुजी ने उससे कहा, गुरुजी तो जानी जान थे, उनको वो आदमी को स्कैन कर लेते थे फौरन, उनको पता लग जाता था कि स्पिरिचुअली ये आदमी कहाँ स्टैंड करता है। तो उनको पता लग गया कि ये थोड़ा रुझान है इसका ध्यान वगैरह की तरफ। तो गुरुजी ने उससे सेवा सिंह से कहा कि देखो गुरु ग्रंथ साहब का जो पेज नंबर फला फला है उस पे जो बाणी लिखी है उसको तुम 15 दिन के लिए उसका पाठ करो, फिर देखना तुम्हें क्या नजारा मिलता है। तो ये कह के गुरुजी अपने कमरे में और सरदार सेवा सिंह जी भी बाहर लॉन में जाती देर में उनका ध्यान लगा, तो वो क्या देखते हैं कि संगत के एक एक ग्रुप के साथ एक एक गुरुजी बैठे हुए हैं और कहा कि जोशी साहब आप बहुत ही ठीक स्थान पर पहुंचे हैं। गुरुजी तो परमात्मा का रूप है। तो उससे मुझे याद आया, मैंने कहा भी एक जी ने भी मुझे कहा था कि हम कुछ आंटीज गुरुजी के चरणों के पास बैठी थी, तो थोड़ी देर के बाद गुरुजी अपने कमरे में तशरीफ ले गए और कोई 10-12 मिनट के बाद जब गुरुजी वापस अपने आसन पर जलवा अफरोज हुए तो उनकी जाहिरा गैर हाजिरी में जो जो बातें हमने आपस में की थी गुरुजी उन सब बातों को दोहराने लगे। तो वो आंटी कहती कि मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये बातें तो हमने उस वक्त की थी जब आप अपने कमरे में तशरीफ ले गए थे, आपको इन बातों का कैसे पता लगा? तो गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं तुम्हारे पास ही तो बैठा था। तो ये बातें हुई। अब गुरुजी का जो भी भगत सच्चे दिल से गुरुजी के चरणों में ध्यान लगाएगा वो महसूस करेगा कि जैसे उसका दिल गमहाए रोजगार की तारीक वादियों से निकलकर निशाते रूह की मुनव्वर और रूह अफजा फरहत आमेज बुलंदियों की तरफ सरगर्मी परवाज है। और उसे ये महसूस भी होगा कि हमा वक्त गुरुजी उसके आसपास ही मौजूद हैं। इस एहसास की तर्जुमानी उर्दू का ये शेर बखूबी करता है, वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चारसू, वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चारसू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। हर इंसान की जिंदगी में संगत जी एक ऐसा दौर आता है जब उसके अंदर जज्बा खुद शनासी का तजस्सुस बेदार होता है और वो सोचने लगता है कि वो कौन है, उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये आवागमन का बार बार का सफर ना तमाम किस बात का मजहर है, ईश्वर नाम की कोई कादिरुल मुतलक हस्ती है भी कि नहीं, और अगर है तो उसकी राह मुकद्दस पर गामजन होने की रहनुमाई किस मुर्शिद कामिल से दस्तयाब हो सकती है। मुंदरजा वाला तमाम एहसासात को एक पाकिस्तानी शायर अमजद इस्लाम अमजद ने शायराना अता की है। बकौल अमजद, बहुत सोचा समझ में कुछ ना आया, बहुत सोचा समझ में कुछ ना आया, मुझे किसने बनाया, दम में किस मजे से सो रहा था, किस मजे से सो रहा था, मुझे किसने जगाया, क्यों जगे, किसने बुलाया, क्यों बुलाया, फिर आखिर इस भरी महफिल से अमजद मुझे किसने उठाया, क्यों उठाया। संगत जी, कई साल पहले मेरा वजूद भी
कुछ ऐसे ही ख्यालात के दौर से गुजर रहा था और मैं तलाशी रूहानियत में सरगर्दा कई आस्थानों पर जुब्बासाई कर चुका था। जहां कहीं भी किसी महान पुरुष या महात्मा की इत्तला मिलती, जबीन शौक लिए बराए सजदा रेजी को जा पहुंचता, लेकिन दिल जमी ना होती। उन दिनों मेरा हाल भी बकौल शायर कुछ ऐसा ही था कि सजदों से खेलती रही मेरी जबीन शौक, सजदों से खेलती रही मेरी जबीन शौक, ये आस्था हुआ तभी वो आस्था हुआ। फिर एक दिन केसर साहब जो के आईएएस अफसर थे, उनका मुझे फोन आया। उन दिनों मैं 5 साल की डेपुटेशन दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काट कर पंजाब आया था और जो 39 सेक्टर चंडीगढ़ में अफसरों के क्वार्टर्स हैं, उनमें मैं एक क्वार्टर में रहता था और मेरे मकान के पास ही केसर साहब का भी मकान था। वो आईएएस अफसर थे। तो उनका एक दिन टेलीफोन आया और उन्होंने फरमाया कि हमारे गुरुजी हमारे घर पे आज तशरीफ ला रहे हैं, तो आप भी हमारे घर आइए, गुरुजी के दर्शन कीजिए और लंगर प्रसाद भी आप वहीं लीजिए। तो लिहाजा करीब 9 बजे शाम को मैं उनके दौलत कदे पे पहुंचा और वहां पहली बार मैं गुरुजी के दीदारे दरख्शां से मुस्तफीद हुआ। उनके रुखे अनवर की ताबानियां इस बात की मजहर थी कि मैं एक मुर्शिद कामिल के रूबरू हूं और बातिन से सदा आई कि तेरी तलाश मुर्शिद तमाम हुई और दरूने दिल जज्बा एतकाद व अकीदत मौजन हुआ। बहुत से भक्तों ने वहां अपने सत्संग में गुरुजी के जरिए करिश्माती शिफायाबियों का जिक्र किया, जिससे मेरे जज्बा अकीदत को मजीद तकवीत पहुंची। गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया हफ्ते में 2-1 बार उनके में शरीक हुआ करूं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि दिल्ली उन्होंने मेरा पता करवाया था। उन्होंने एक हरियाणा के आईपीएस अफसर का नाम लिया कि मैंने उसे कहा था कि दिल्ली में जोशी है, उसको उसका पता कराओ। वो हरियाणा के अफसर से भी मेरी बाद में बात हुई, तो वो कहता कि गुरुजी ने मुझे कहा था, लेकिन मैं सोचा कि आप किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में होंगे डेपुटेशन पे, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी वगैरह, वहां पता करा आप मिले नहीं। लेकिन मैं 5 साल के लिए डेपुटेशन में एक पब्लिक सेक्टर में था, अथॉरिटी इंडिया। भी गुरुजी ने कहा था जो मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया कि 2-1 बार उनकी हाजिर हुआ करूं। तो उन दिनों गुरुजी में जनरल आहूजा साहब की कोठी पर काम पजीर थे, तो मैं 2-4 बार वहां गुरुजी के दर्शन किए मैंने जाके। उसके बाद फिर एक दिन जब वहां पहुंचा तो पता चला कि गुरुजी तो यहाँ से जा चुके हैं, तो मुझे कुछ पता नहीं लगा। 15 दिन के बाद मुझे किसी ने बताया गुरुजी में कोठी में हाजिर हैं। तो खैर फिर मैं वहां पहुंचा और मैंने गुरु मुझे बताया ही नहीं। तो गुरुजी कहने लगे मैं तो था कि मैं दरअसल गुरुजी जल्दी जल्दी बोला करते थे, कई बार मुझे समझ नहीं कुछ आता था तो मैं हाँ जी कर दिया करता था। तो खैर तो फिर ये एक मामूल सा हो गया कि रोज करीब 8 बजे हम गुरुजी के चरणों में हाजिर हो जाते थे और उस वक्त तो कैफियत कुछ ऐसी होती थी कि इंतजार करते थे कब शाम के 5 बजे दफ्तर से फारिग होकर घर पहुंचे और कब 8 बजे तो गुरुजी के चरणों में हाजिर हो जाएं। जब 8 बजते थे तो सारे काम छोड़कर और गुरुजी के चरणों में जाके हाजिर हो जाते थे। उस वक्त कुछ कैफियत कल्ब कुछ ऐसी होती थी कि जैसे इस दौर की कशिश थी तेरी जलवागाह में, दीवाने को न रोक सका कोई राह में। तो सीधे गुरुजी के चरणों में जाकर हम हाजिर हो जाया करते थे। अच्छा, उन दिनों एक मेरे एक दोस्त थे
उनका नाम था मिस्टर वासल। जब मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डेपुटेशन पे था, तो उन दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमला में। तो उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी पब्लिक सेक्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विजिलेंस थे, उन सब की वो कॉन्फ्रेंस शिमला में हुई। 1 हफ्ते का क़याम था शिमले में। तो इन दिनों एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजिलेंस थे मिस्टर के.जी. वात्सल। तो मिस्टर के.जी. वात्सल, उनको भी शेरो शायरी का बड़ा शौक था, मुझे भी शौक था। तो इस हवाले से हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। तो जब मैं 5 साल के बाद लौटा चंडीगढ़, तो एक दिन वो मेरे कोठी पर आ गए और कहने लगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम एक दिन की छुट्टी लो और मेरे साथ शिमला चलो। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि कोई 1 महीना या 20-25 दिन पहले शिमला की किसी बिल्डिंग में आग लग गई थी और सारी बिल्डिंग जो थी वो तहस नहस हो गई थी। और उस बिल्डिंग में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का शिमले वालों का दफ्तर था। वो दफ्तर भी खाक अफ्तर हो गया। तो वासल साहब कहने लगे कि मुझे बॉम्बे से हेडक्वार्टर ने भेजा है कि तुम शिमला जाओ, और उन्होंने जो 3-4 किराया लेने के लिए जगह सेलेक्ट कर रखी हैं, उनमें से तुम कोई एक देखकर अप्रूव करके आओ। तो इसलिए तुम मेरे साथ चलो, कुछ तुम सुनाओगे, कुछ मैं सुनाऊंगा, तो रास्ता आसानी से कट जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलता हूँ। मेरी आंटी भी पास बैठी थी। तो दरअसल जब मैं डेपुटेशन पे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दिल्ली में, तो मुझे 93 में दिसंबर 93 में हार्ट अटैक हो गया था। तो हार्ट अटैक होने की वजह से वहाँ नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश हॉस्पिटल है, वहाँ मेरी बाईपास सर्जरी हो गई थी। तो बाईपास सर्जरी के वक्त डॉक्टर्स ने कहा था कि अब आप बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी से परहेज करा करें। तो मेरी आंटी कहने लगी कि आपको तो डॉक्टर ने ये कह रखा है। तो शिमले में तो हमने ट्रिब्यून अखबार में पढ़ा है कि पिछले करीब 1 हफ्ते से वहाँ सूरज नहीं लोगों ने देखा और बहुत ठंड पड़ रही है, तो आप कैसे जाओगे, आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात है कि मैं गुरुजी के पास हम चलेंगे शाम को, तो गुरुजी से मैं अर्ज कर दूंगा। अगर गुरुजी कहते हैं कि ठीक है जाओ, फिर तो तुम नहीं रोक सकती। तो आंटी ने कहा कि ठीक है। तो मैंने वासल को कहा, वासल को भी महापुरुषों से मिलने का शौक था। तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम भी मेरे साथ ही चलो, तो गुरुजी से ऐसे मैं अर्ज कर दूंगा, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो वो कहता हाँ चलो, मैं भी चलता हूँ। तो हम जब गुरुजी के चरणों में हाजिर हुए, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरा दोस्त है के.जी. वासल, बॉम्बे से आया है, तो ये कल शिमले जा रहा है, मुझे कहता है तुम साथ चलो। और आंटी मुझे जाने नहीं देती, कहती बहुत बहुत ठंड है वहां पर, तो सूरज नहीं देखा लोगों ने 1 हफ्ते से। तो गुरुजी मुस्कुरा कर कहने लगे, ले एक ही गल है, वो बहुत अच्छा सूरज चमकेगा, धूप निकली होगी, बहुत अच्छा मौसम होगा, जाओ जाओ, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। तो मैंने आंटी की तरफ देखा, तो मुस्कुरा के वो भी चुप रही। तो खैर फिर हम अगले दिन शिमला के लिए रवाना हो गए। तो जब हम शिमला पहुंचे, तो वहाँ के लोगों ने, वो जो उनके अफसर थे रिसीव करने हमें आए थे, तो वो कहने लगे कि साहब आपका आगमन तो हमारे लिए बहुत ही शुभ है। आज पहली बार यहाँ हमने सूरज देखा है, और वाकई वहाँ सूरज निकला हुआ, बहुत आलीशान धूप निकली हुई, मौसम बड़ा खुशगवार। तो हमने बहुत सारा दिन बहुत एंजॉय किया। और वासल साहब ने उनके जो 3-4 उन्होंने जगह सेलेक्ट कर रखी थी वो सारी दिखाई। तो वासल साहब ने एक अप्रूव कर दी, और वो कागजात पे दस्तखत वगैरह करके सारा काम कंप्लीट करके शाम को हम वहां से वापस रवाना हुए चंडीगढ़ के लिए। तो जब हम रास्ते में सोलन पहुंचे, तो हमारी एनी कार थी, वो सारी कार गुरुजी की खुशबू से भर गई। इतनी ज्यादा खुशबू आ रही थी कि वो नाक को चढ़ने लगी। तो मैंने वासल से पूछा, मैंने वासल, आर यू गेटिंग एनी फ्रेग्रेंस इन द कार?
वो कहने लगा यस यस आई थिंक वी आर क्रॉसिंग सम फ्लावर वैली। मैंने कहा देयर इज नो ब्लडी फ्लावर वैली हियर, दिस इज गुरुजी's फ्रेग्रेंस। तो वो कहने लगा कि आई डोंट नो वेदर दिस इज गुरुजी's फ्रेग्रेंस और नॉट, बट ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग सम फ्रेग्रेंस। तो वो जी वहाँ सारे रास्ते वो कार एनी कार गुरुजी की खुशबू से भरी रही जब तक कि हम अपने 39 सेक्टर के कोठी पर नहीं पहुंच गए। तो वहां पहुंचकर वत्सल ने कहा कि भाई ऐसा है कि भाभी जी को भी तैयार करो और डिनर आज हमने माउंट व्यू होटल में डिनर रखा हुआ है, ऑफिसर्स की फैमिलीज भी आ रही हैं, तो आप लोग भी दोनों आओ तो डिनर करेंगे और डिनर के बाद मैं भी आपके साथ गुरुजी के दर्शनों को चलूंगा। मैंने कहा अभी देखो तुम्हारी फॉर्मेलिटी में 3-4 घंटे मैं नहीं बर्बाद करना चाहता, मैं तो अभी 2 रोटी खाकर हम फौरन गुरुजी के चरणों में हाजिर हो जाएंगे। अलबत्ता तुम जब भी फ्री हो जाओ डिनर के बाद तुम सीधे गुरुजी के पास चले आना, गुरुजी सारी रात ही बैठते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो खैर वो चला गया और हम भी जल्दी से तैयार होके गुरुजी के चरणों में हाजिर हो गए। जब मैं दाखिल हुआ अंदर तो मुझे देखते ही गुरुजी कहने लगे क्यों तो 5 सेकियां बहुत मजे की थे, कल्याण हो गया कल्याण हो गया। मैंने कहा हाँ गुरुजी, बहुत ही मौसम खुशगवार था, वहां तो धूप निकली हुई और सूरज चमके, बहुत एंजॉय किया हमने। कहते हाँ बस कल्याण हो गया कल्याण हो गया। यार हम बैठे रहे बातें करते रहे, तो मैं गुरुजी के चरण दबा रहा था। इतने में रात को 1-1:30 बजा होगा शायद, तो वो वासल आ गया। वासल आया तो उसको देखकर गुरुजी कहने लगे कि मेरी दरगाबी की तरफ इशारा किया कि इसको सूंघो। तो वासल गुरुजी जल्दी जल्दी बोलते थे, वासल को समझा नहीं। तो मैंने वासल को कहा, मैंने कहा गुरुजी से यू स्मेल इज गुरगाबी। तो उसने गुरगाबी स्मेल की। जब वो स्मेल कर रहा था तो गुरुजी ने उससे पूछा क्यों यही खुशबू है या कोई और सी, यही खुशबू है या कि कोई और थी। तो मैंने वासल से कहा कि वासल तुमने कहा था ना कि पता नहीं ये गुरुजी की खुशबू है कि किसकी है, लेकिन खुशबू आ रही है, तो इसीलिए तुझे गुरुजी पूछ रहे हैं कि यही खुशबू थी या कोई और थी। तो खैर वासल ने भी माथा टेक दिया और हम बैठे रहे बातें करते रहे। अच्छा गुरुजी ये फरमाया करते थे कि मेरे पास आओ तो मुकम्मल खुद सुपुर्दगी के साथ आओ, यानी अपने अपनी अक्लो होमे को, अपनी अक्लो अना को बाहरी जूतियों पर छोड़ कर आओ, और जब मेरे पास आ गए हो तो अब इधर उधर मत भटको। गुरुजी ने वहां मेरी ड्यूटी लगा रखी थी, मेरे साथ और भी 2 एक भगत थे, जो भी माथा टेकने आता था गुरुजी को, तो हम उनकी लाइन लगाया करते थे। तो इसी तरह लाइन लगा के एक दिन माथा टेक रही थी, भगत जन टेक रहे थे माथा, तो एक बुजुर्ग आंटी थी, उसने गुरुजी के चरणों में माथा टेका। जब वो माथा टेक रही थी तो गुरुजी ने उससे कहा कि तेरा मन अभी टिका नहीं है, तू अभी भी इधर उधर भटक रही है, तो पहले अपने मन को टिका ले। इस तरह गुरुजी ने उसे डांटा। तो इन्हीं दिनों मेरा एक प्रोफेसर दोस्त था लुधियाने में, तो उसका टेलीफोन आया कि जोश साहब मैंने पटियाले में एक बहुत मशहूर संत जी हैं, मैंने उनसे तुम्हारा जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा है कि जोशी को मेरे पास लेकर आओ। लिहाजा वो मेरे पीछे पड़ गया कि आप फलां दिन पटियाला पहुंच जाना, मैं भी लुधियाने से पहुंच जाऊंगा, तो आपको संत जी से मिलाना है। अब मुझे तो गुरुजी ने वो जो आंटी को डांटा था मुझे वो याद था, तो मैं तो घबरा गया। मैंने कहा अभी पहले गुरुजी से इजाजत तो लें। तो मैंने गुरुजी से अर्ज की, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है लुधियाने में, वो ये कह रहा है अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं पटियाला हो आऊं। गुरुजी ने पहले तो कहा हाँ ठीक है हो आओ, लेकिन 5-6 मिनट के बाद फिर गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि नहीं नहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं पटियाला नहीं गया। कुछ दिनों के बाद उर्दू के चंद अशआर मेरी नजर से गुजरे
जिनसे एक ही दर पे सजदा रेजी की अहमियत से मैं रूशनास हुआ। जैसे था कि सजदा वही सजदा है जो हो एक ही दर पर, सजदा वही सजदा है जो हो एक ही दर पर, हर दर पे जो सजदा है वो सजदा नहीं होता। या फिर ये कि सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। या फिर ये कि वो मोतबर ही नहीं सजदा बंदगी के लिए, कभी किसी के लिए हो कभी किसी के लिए। या फिर ये कि पहले दिल को बुराई से कर पाक तू, फिर खुलू से अकीदत से कर जुस्तजू, ऐसे सजदों से अल्लाह मिलता नहीं, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा। या फिर ये कि ऐ सजदा फरोशे कुए बुता, हर सर के लिए एक चौखट है, ऐ सजदा फरोशे कुए बुता, हर सर के लिए एक चौखट है, ये भी कोई शान इश्क हुई, जिस दर पे गए सर फोड़ लिया। या फिर ये कि अव्वल जबीन शौक कहीं खम न कीजिए, अव्वल जबीन शौक कहीं खम न कीजिए, सर झुक गया तो अजमत दर कम न कीजिए। या फिर ये कि ये आस्ताने यार है सहने चमन नहीं, ये आस्ताने यार है सहने चमन नहीं, जब रख दिया है सर तो उठाना न चाहिए। इन अशार से एक बात तो हवायदा होती है कि इबादत में सजदों का उस्तवार होना, यानी एक ही मुर्शिद के पाए मुबारक से लौ लगाए रखना बड़ी अहमियत का हामिल है। आबिद के इस जौहर को, यानी भगत की इस खूबी को मिर्जा गालिब ने भी तस्लीम किया है। वो फरमाते हैं, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो भी रहमन को, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो भी रहमन को। यानी जब रहमन अपनी सारी उम्र बुतखाने में काट दे, यानी मंदिर में काट दे और वहीं मर रहे, तो वो इस बात का मुस्तहक है, यानी इस बात का हकदार है कि उसको काबा में या काबा जैसी मुतबर्रक सरजमीन में भी दफन किया जाए तो जायज है, इसलिए कि उसने वफादारी का पूरा पूरा हक अदा कर दिया। और यही ईमान की असल भी है, वफादारी और पायदारी हर हाल में, यहां तक कि कुफ्र में भी काबिल कद्र है। सजदे में उस्तवारी की उम्दा मिसाल हमें तुलसीदास जी की हयात पाक से भी दस्तयाब होती है। कहते हैं कि जब प्रभु ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए तो वो उनके माबूद यानी आराध्य के भेष में नहीं थे। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु को पहचान तो लिया, लेकिन उनके सजदों में उस्तवारी के जज्बे ने, उनकी गैरत अबूदियत ने उन्हें यह कहने पर मजबूर कर दिया कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बांध लियो हाथ। यही वजह है कि हमारे गुरुजी अक्सर कहा करते थे, मेरे पास आए हो तो अब इधर उधर मत भटको। दूसरे अल्फाज में उनका मतलब था कि अपने सजदे में उस्तवारी पैदा करो। ये ख्याल या भरोसा कि हमारे गुरुजी हमा वक्त हमारे साथ हाजिर व नाजिर हैं, जिस्म जान को तकवीत पहुंचाता है और मन को डोलने नहीं देता। अपनी मुश्किलात के हल को गुरुजी पर छोड़ दें और मन ही मन गुरुजी से कह दें, मैं तो आपका भगत हूं, अब जो करना है आपने ही करना है। और उनकी बख्शिश और रहमत पर पूरा भरोसा रखें और फिर देखें कि कैसे आपकी मुश्किलात खुद ब खुद सुलझती नजर आने लगेंगी। फिर उसकी शान करीमी के हौसले देखे, फिर उसकी शान करीमी के हौसले देखे। कोई जो प्यार से कह दे कि तेरा दास हूं मैं, कोई जो प्यार से कह दे कि तेरा दास हूं मैं, हल्काए गर्दिशे दौरान से निकल जाएगा, हल्काए गर्दिशे दौरान से निकल जाएगा, जो तेरे दर पे गिरेगा वो संभल जाएगा।
गुरु जी की रबूबियत पे भरोसा रखने वाला कितनी भी मुसीबतें हों, कितनी भी मुसीबतें आए, कभी नहीं घबराता। और गुरु जी पर उसका एतमाद और एतकाद एक लतीफ मुस्कुराहट की शक्ल में उसके लबो रुखसार पे रक्स फरमा नजर आता है। गोया उसके जहन में ये शेर दस्तक दे रहा हो कि जाती नहीं है दिल से तेरी याद की खुशबू, जाती नहीं है दिल से तेरी याद की खुशबू, मैं दौरे खिजा में भी महकता ही रहा हूँ, मैं दौरे खिजा में भी महकता ही रहा हूँ। अगर आप अंदाज़े मुकम्मल खुद सपुर्दगी वो बसत वफूर शौक गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने गुरु जी को पा लिया और गुरु जी की अपनी मुआरफत की उस बुलंदी को छू लिया जिसके तसव्वुर में कभी गालिब ने कहा था, वाह कर दिए हैं शौक ने बंदे नकाबे हुस्न, वाह कर दिए हैं शौक ने बंदे नकाबे हुस्न, गैर अज निगाह अब कोई हायल नहीं रहा, गैर अज निगाह अब कोई हायल नहीं रहा। गुरुजी अपने भक्तों का इस कदर ख्याल रखते थे कि जब भी कोई उनका भगत उनके दर्शनों के लिए अपने घर से निकलता था, गुरुजी को पता चल जाता था और गुरुजी सारा रास्ता अपने उस भगत की हिफाजत करते थे ताकि रास्ते में उसे कोई गैर मुनासिब कोई वाकया सरजद ना हो, कोई हादसा ना हो। एक बार गुरुजी अपने कमरे में तशरीफ ले गए और थोड़ी देर के बाद एक भगत ने आकर मुझे बताया कि गुरुजी आपको याद फरमा रहे हैं। तो मैं गुरुजी के कमरे में गया, गुरुजी कहने लगे आओ बैठ जाओ, MS पुल्लर भी अभी आने ही वाला है। तो MS पुल्लर मेरा जूनियर IPS अफसर था जो बाद में पंजाब स्टेट का DG भी बना। वो उन दिनों शायद एडिशनल DG की पोस्ट पर जो जालंधर में हमारा पंजाब आर्म पुलिस है वो उनका इंचार्ज था, जालंधर में PAP का इंचार्ज था। तो गुरुजी कहने लगे बस वो आने ही वाला है। तो मैं बैठ गया और वाकई कोई 5-6 मिनट के अंदर अंदर वो MS बुल्लर भी हाजिर हो गया। तो मैंने मौका देखकर साइड में उससे पूछा कि क्या तुमने गुरुजी को फोन किया था कि तुम आज यहाँ आ रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं मैंने तो कोई फोन नहीं किया, मैं तो दोपहर को बैठा था चाय पी रहा था, अचानक ख्याल आया कि चलो गुरुजी के दर्शन करते हैं, तो मैं इस तरफ चल पड़ा। तो गुरुजी को खबर हो गई थी, वो तो जानी जानते। गुरुजी तो क्या कहते हैं कि वक्त के की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वक्त की हर अदा से वाकिफ हुआ करते थे, तिकालदर्शी थे, तो उनको पता चल जाता था। खैर वो गुरुजी, हम बैठे रहे, गुरुजी ने थोड़ी देर कोई मजाक वजाक होता रहा, हमें कहते रहे कि वो जो खिड़की की सिल है नीचे वाली लकड़ी का हिस्सा है वहां मैंने खुशबू ट्रांसफर कर दी है, वहां जाके सूंघो। तो हम वहां गए तो सूंघा तो बहुत खुशबू आ रही थी गुरुजी की, वो सिल से, वो खिड़की के नीचे वाले लकड़ी के हिस्से से। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगे मैंने वो खुशबू वो जो दरवाजे का नॉब है वो नॉब पे ट्रांसफर कर दिया, वहां जाके सूंघो। जब वहां हम गए तो वाकई वहां बहुत खुशबू आ रही थी। तो इस तरह कोई बातें होती थी। मैंने गुरुजी से बताया, मैंने कहा गुरुजी 1993 नवंबर के आखिर में, नवंबर दिसंबर में मुझे हार्ट अटैक हो गया था दिल्ली में, और हार्ट अटैक होने के कोई 2-2.5 महीने पहले से मेरे बाएं हाथ की रिस्ट जो थी उसमें कुछ हैवीनेस सी महसूस होने लग पड़ी थी और मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने लोहे का बैंड मेरी रिस्ट पे टाइट बांध दिया है। तो ये मुझे अक्सर ये फीलिंग हुआ करती थी। तो 2.5 महीने ये फीलिंग रही और उसके बाद मुझे हार्ट अटैक हो गया। तो ये 93 की बात थी और अब मैं 96 में गुरुजी से बात कर रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे वही कैफियत अब मेरी लेफ्ट रिस्ट में महसूस होने लगी है। सॉरी। तो गुरुजी ने कोई 2-1 सेकंड सोचा होगा, फिर कहने लगे कि नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं है, फिक्र मत करो, ठीक है ठीक है। तो उसके थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर अपने संगत में आ गए और अपने आसन पर विराजमान हो गए। मैं उन गुरुजी के चरण दबाने लग पड़ा। तो कोई 10-1 मिनट के बाद
गुरुजी के लिए चाय आई। आजकल तो चाय प्रसाद कहते हैं, हमारे वक्त में चाय कहा करते थे। तो गुरुजी के लिए चाय आई, तो गुरुजी ने 2 घूंट चाय पी और वो ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया, कहा कि इसको पी लो। फिर मैंने वो चाय प्रसाद पी लिया। तो संगत जी आप यकीन मानिए कि उस दिन से चाय पीने के बाद आज तक वो हाथ में वो हैवीनेस वगैरह जो थी वो पता ही नहीं लगा कहाँ चलेगी। आज तक कोई महसूस नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये इस तरह गुरुजी ने कई बार मुझे 2 एक बार चाय प्रसाद और दिया अपना। एक बार मुझे अनार का रस भी दिया। तो इस तरह गुरुजी अपने हर भगत का बहुत ख्याल रखते थे और उनकी हर छोटी-मोटी तकलीफों को रफ़ा कर दिया करते थे। तो गुरुजी एक और सत्संग साझा करता हूँ आपके साथ कि जब हम अ, लंगर प्रसाद लेने के बाद गुरुजी के पास आते थे कमरे में, तो अक्सर गुरुजी लोगों का नाम ले लेकर सबको कहा करते थे कि जाओ अब आराम करो, घर जाओ। तो लोग छुपते फिरते थे कि कहीं गुरुजी उनको वापस ना भेज दें, क्योंकि गुरुजी के दर्शन करने का बहुत शौक रहता था। बहुत अच्छा लगता था वहाँ बैठ के, बड़ा मन को मुतमियन सा रहता था मन, तो जाने का दिल नहीं करता था। तो लोग छुपते फिरते, लेकिन गुरुजी सबको वापस भेज दिया करते थे। मुझे भी कभी कहना जोशी साहब, कभी कहना जोशी अंकल, कभी कहना डीजीपी साहब, जो मन में आता था कह के कहते थे कि सुबह दफ्तर जाना है तो जाओ अब आप घर जाओ। तो हम लोग वापस आ जाते थे। लेकिन 3-4 फैमिलियां हर बार कोई ना कोई गुरुजी रख लेते थे और रात को 1:30-2 बजे, 12:30 बजे किसी वक्त गुरुजी के लिए भोजन आता था, लंगर आता था दोबारा। उस वक्त जितनी फैमिलीज होती थी, हर फैमिली के लिए एक एक थाली आती थी और गुरुजी के पास बैठ के तो लोग लंगर की सेवा करते थे। तो हमें भी एक साल में 2-3 बार ऐसे मौके लगे जब गुरुजी ने हमें वापस जाने के लिए नहीं कहा और गुरुजी के साथ हमें लंगर छकने का शर्फ हासिल हुआ और गुरुजी अपनी थाली से कुछ ना कुछ प्रसाद दिया करते थे। एक वक्त का तो मुझे याद है कि कहीं से वो आगरे का सूखा पेठा आया था, तो गुरुजी ने वो भर-भर के हमें वो पेठे का प्रसाद दिया। तो अम, अब वो मेरी बेटी जो थी वो, मेरा दामाद आईपीएस ऑफिसर है। पहले तो आंध्र प्रदेश का था, आजकल तेलंगाना का हो गया, तो हैदराबाद में थी बेटी। तो वो हमें मिलने आई एक बार उन दिनों। तो मेरी आंटी ने उससे कहा कि बेटा एक साल में कोई 3 मौके ऐसे मिले हैं जबकि गुरुजी ने हमें अपने साथ लंगर छकवाया रात को। तो वो कहने लगी, "हाय मम्मी, मैं तो 8-10 दिन के लिए आई हूँ, क्या मुझे ये मौका मिलेगा गुरुजी के साथ लंगर छकने का?" तो मेरी आंटी ने कहा कि भई ये तुम्हारी तकदीर है, गुरुजी की मौज है, तो क्या कह सकते हैं। तो खैर वो ये शाम को बात हुई जबकि हम चाय पी रहे थे। तो 8 बजे जब हम गुरुजी के चरणों में मामूल की तरह हाज़िर हुए, तो मैं गुरुजी ने मुझे अपने चरण दबाने की बहुत सेवा दी थी। और गुरुजी कहें ना कहें, मैं सीधा जाके गुरुजी के चरणों में बैठ जाता था और उनके चरण दबाना शुरू कर देता था। तो जब लंगर वगैरह करके बाद वापस आए, तो सारी संगत छुपती फिरती थी, हम भी छुपते फिरते थे। लेकिन खैर उस दिन गुरुजी ने हमें वापस नहीं भेजा, बाकी सब चले गए। तो 3-4 फैमिलीज़ रह गई थी, उनमें से हम भी एक थे। तो जब 1 डेढ़ बजे गुरुजी के लिए भोजन आया, जब लंगर आया, तो जो पहली थाली जो सज्जन लेकर अंदर आए, तो उनको देखते ही गुरुजी ने मेरी बेटी से कहा कि बेटा चलो लंगर करो, चलो बैठो लंगर करो। तो मेरी बेटी ने वो थाली पकड़ ली, तो उसके साथ हम भी बैठ गए। इसी तरह 2-4 फैमिलियाँ जितनी भी थी, सबके लिए एक-एक थाली आई, गुरुजी के लिए भी थाली आई। गुरुजी ने कुछ हमें प्रसाद भी दिया, तो हमने गुरुजी के साथ उस दिन फिर लंगर किया। सुबह कोई पा साढ़े 5-6 बजे का वक़्त होगा जब हम वापस घर आ रहे थे, तो कार में ये डिस्कशन हुआ। वो बेटी कहने लगी कि मम्मी ये गुरुजी को कैसे पता लग गया? गुरुजी ने आज ही मेरी इच्छा पूरी कर दी लंगर साथ में कराने की। तो मेरी आंटी कहने लगी कि भई ये तो गुरुजी की मौज है, तुम्हारी तकदीर है। तो देखो गुरुजी सब जानते हैं, उनको पता है।
तो जानी जान है, उन्होंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। तो मेरा बेटा था, उसने भी यही बात कही। तो अंदर से मुझे भी यही था कि गुरुजी तो जानी जान है, परमात्मा का रूप है, शंकर भगवान का अवतार है, उनको तो सब पता है। लेकिन मैंने बस यूं ही कहने की खातिर कह दिया कि भाई वो गुरुजी को पता था कि ये जोशी की बेटी है, इतनी दूर से हैदराबाद से आई है, चलो आज इसको लंगर अपने साथ छुपा देते हैं, तो इट इज जस्ट कोइंसिडेंस। तो ये कह के हम चले गए। तो अगले दिन जब फिर 8 बजे हम वहां आए गुरुजी के चरणों में, तो मैं गुरुजी के चरण दबा रहा था। तो एक सज्जन आए और उन्होंने गुरुजी से आहिस्ता से कहा कि लंगर तैयार है। तो गुरुजी सबको कहने लगे कि जाओ लंगर करो, मुझे भी कहने लगे जोशी अंकल जाओ लंगर करो। तो मैं चल पड़ा। अभी मैं 3-4 कदम ही गया था, गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया, कहने लगे जोशी अंकल कल मैंने बेटी की इच्छा पूरी कर दी। फिर बेटी से कहने लगे क्यों बेटी, तू कहती थी ना कि गुरुजी के साथ लंगर करना है, तो मैंने कल तेरी इच्छा पूरी कर दी। गुरुजी ने मुझे ही बुलाकर ये बात कही, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मैंने ही थोड़ा शक जाहिर किया था। तो ये बात कही थी कि कोइंसिडेंस है, तो इसलिए गुरुजी ने मुझे ही बुलाकर कहा कि कल मैंने उसकी इच्छा बेटी की पूरी कर दी। तो इस तरह गुरुजी सब जानते थे, उनको सब पता होता था, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ उनको ज्ञान होता था गुरुजी को। अच्छा, इसी तरह गुरुजी शायद उन्हीं दिनों की बात है कि फिर कभी बेटी आई थी। तो बेटी ने जब माथा टेका तो गुरुजी ने जोर से थपकी उसकी पीठ पर दी। वो इतनी जोर से थपकी दी कि सारे हॉल में वो थपकी गूंज गई। और गुरुजी ने कहा जा तेरा कल्याण कर दिया, 4 साल के बाद पता लगेगा। तो ऐसा गुरुजी ने कहा। उन दिनों वो उसकी शादी हुई थी तब। तो इसके बाद 2 उसके मिस कैरेजेस के दर पे हो गए। तो मेरी आंटी बहुत चिंतित और बहुत फिक्रमंद हुई, रोती रहती थी कि ये क्या हो गया। तो ऐसे कर रही थी। तो इतने में फिर हमें एक दिन ख्याल आया, गुरुजी ने ख्याल पैदा हुआ किया होगा कि गुरुजी ने कहा था 4 साल के बाद पता चलेगा। तो इन दिनों चौथा साल ही शायद चल रहा था। तो अब गुरुजी के पास जब गए तो एक दिन गुरुजी के पास चरणों में मैं बैठा था, चरण दबा रहा था और आंटी मेरी भी संगत में बैठी थी। तो आंटी की तरफ देखकर गुरुजी कहने लगे कि नानी दी गोदी विच दोता बहुत सजेगा, कि नानी की गोदी में उसका दोता बहुत सजेगा। ये बात गुरुजी ने 2-4 दिन लगातार से कही। तो हम समझ गए कि गुरुजी की कृपा हो गई है, तो अब बेटा आने वाला है। तो खैर वो बेटा पैदा हो गया। तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद बेटे को गुरुजी के चरणों में माथा टेकने के लिए लाना ही था। तो उससे पहले मेरी आंटी ने बेटी से कहा कि देखो बेटा, गुरुजी अक्सर जब बच्चे को ले आके माथा टेकते हैं तो गुरुजी अक्सर कह देते हैं कि जा और एक बेटा ले जा। तो उस वक्त क्योंकि मेरी बेटी जो थी वो चाहती थी कि अब बेटी पैदा हो, बेटा तो हो गया, अब मुझे बेटी चाहिए। तो मेरी आंटी ने पहले ही उसे खबरदार कर दिया कि देख गुरुजी अक्सर ऐसा कह देते हैं, तू उस वक्त आर्गुमेंट मत करने लग जाना कि नहीं नहीं गुरुजी मुझे तो बेटी चाहिए। गुरुजी जो कहेंगे वही तुझे स्वीकार करना पड़ेगा, आगे से कुछ मत बोलना। तो हम उसे समझा कर लेकर आए थे। तो जब जैसे ही वही बात हुई कि जैसे ही बेटी ने माथा टेका और बेटे का माथा टेकवाया, तो गुरुजी कहते जा और एक बेटा ले जा। तो खैर जी, तो गुरुजी की कृपा हुई, 1.5-2 साल के बाद और एक बेटा पैदा हो गया। तो अब ये दोनों भाई, बड़ा बेटा जो है वो आजकल ये पैक में जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में है, वहाँ सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। और छोटा बेटा 10+2 के इम्तिहान की तैयारियां कर रहा है। तो ये गुरुजी की का करम था हमारे खानदान पर, हमारी फैमिली पर, जो उन्होंने किया। बहुत सी गुरुजी ने करम फरमाइयाँ की हैं हम नाचीज लोगों पर। तो एक बार एक बस ही बात है कि मैं अपने घर में बैठा कुछ
अपने अजीज़ो अकारब को मैंने 5-6 चिट्ठियां लिखी थी और मैं मोहाली में सकून पजीर हूँ। तो मैं अचानक आगे नहीं पीछे नहीं, उस दिन कुछ ऐसा दिल में ख्याल आया कि ये चिट्ठियां मैं मोहाली में पोस्ट नहीं करता हूँ, तो चंडीगढ़ 17 सेक्टर में चला जाता हूँ और वहाँ मेन पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करता हूँ। चिट्ठियां भी जल्दी निकल जाएंगी और मेरी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं शाज़ो नादिर ही चंडीगढ़ जाया करता था, तो मैंने कहा चलो मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। तो मैं वहाँ 17 सेक्टर मेन पोस्ट ऑफिस पर चला गया। जैसे ही ड्राइवर ने वहां गाड़ी रोकी तो मैंने देखा कि सामने वो नायब कानूंगो सरदार सेवा सिंह जी, वो मेरी कार के सामने खड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा आप यहाँ कैसे? तो वो सेवा सिंह कहने लगा कि जोशी साहब, आज तो मैं जो मांगता शायद वही मुझे मिल जाता। मैं यहाँ आया था, दरअसल वो उसका बेटा जो था वो फॉरेस्ट पंजाब के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो फॉरेस्ट रेंजर था। तो कोई 5-6 महीने पहले ये सेवा सिंह ने मुझे कहा था उसके बेटे को कहीं ट्रांसफर करवाना था, तो ट्रांसफर का चक्कर था। तो जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट था उन दिनों, वो मेरा दोस्त ही था, मिस्टर मिनहास थे एक, तो मेरे दोस्त थे। तो मैंने मिनहास को फोन कर दिया था, तो इसके बेटे की ट्रांसफर जैसा ये चाहता था वो हो गई थी। तो उस दिन भी ये किसी बेटे के ही काम से वो मिनहास के दफ्तर आया था। तो ये इसका गांव वैसे बटाले के करीब इसका गांव है, नाम अब मेरे दिमाग से निकल गया। तो वहां से आता था, उसको कहता था कि मुझे चंडीगढ़ के बारे में कुछ नहीं पता, बस स्टैंड से ये मिनहास साहब का दफ्तर और मिनहास साहब के दफ्तर से बस स्टैंड, बस चंडीगढ़ का यही रास्ता मुझे आता, मुझे और कुछ नहीं आता। तो फिर वो बातें, मैंने कहा भाई ये देखो, ये तुम्हारी रूहानियत का ही असर है कि मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो गया, और ये ख्याल तुम्हारी रूहानियत ताकत ने ही पैदा किया था, क्योंकि आगे नहीं पीछे नहीं, मैं तो कभी यहाँ चिट्ठियां पोस्ट करने आया ही नहीं, और ये तुम्हारी क्या कहते हैं कुव्वत थी जिसकी वजह से मैं आज यहाँ चिट्ठियां पोस्ट करने आ गया और तुमसे मुलाकात हो गई। खैर बात करते करते वो मेरी कार में आकर बैठ गया, ड्राइवर बाहर चला गया, तो हम बातें, गुरुजी की बातें शुरू हो गई। तो उसने कहा कि जोशी साहब, आपको याद होगा कि जब आपने मुझे गुरुजी से मुतारिफ कराया था, तो गुरुजी ने मेरा हस्ब नसब पूछने के बाद कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब का फला पेज नंबर जो है उस पर जो बानी लिखी है, उसका तुम 15 दिन तक तुम उस बानी का जाप करो, तो बानी पढ़ो तो देखो तुम्हें क्या नजारा नजर आता है। मैंने कहा हाँ भाई, ये बात तो इससे गुरुजी ने कही थी। तो वो कहने लगा कि गुरुजी के जोश साहब, मैं वैसे तो जो पंडोरी महंता के हिंदू महंत जी हैं, मैंने उनसे नाम लिया है और उन्हीं का पाठ मैं रोज किया करता हूँ, और मैंने कभी गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा, तो इसलिए मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन मेरे गांव का जो गुरुद्वारे का पाठी है वो मेरा दोस्त है, तो मैंने उससे कहा था कि भाई फला नंबर पेज पर जो गुरु ग्रंथ साहब का जो पन्ना है उसकी वाणी की नकल करके मुझे दे दो। तो कहता है उसने नकल करके मुझे दे दी, और मैं हर रोज रात को करीब 2 बजे नहा धो के पाठ पर बैठ जाया करता हूँ। तो अब मैं जब पाठ करने बैठता था तो उसी बाणी का पाठ करना मैंने गुरुजी के कहने के मुताबिक मैंने शुरू कर दिया। तो कहता अभी 12वां दिन था, उस दिन कहते मेरी तबीयत भी कुछ नासाज सी थी, अच्छी नहीं थी, तो मैं नहाया भी नहीं, तो बगैर नहाई मैं पाठ करना मैंने शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर कहता अभी पाठ किया था कि लो एंड बिहोल्ड मैं देखता हूँ कि गुरु नानक देव जी दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। उसके बाद कहता है गुरु नानक देव जी आए, और उसके बाद ही गुरु अंगद देव जी। तो ऐसे करते करते कह रहा कि 10 के 10 गुरु साहबान मुझे दर्शन देने आ गए। और उसने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी
जो आम फोटो हम लोग देखते हैं कैलेंडरों वगैरह में, तो वैसी शक्ल नहीं है। उनका कद थोड़ा छोटा है और लेकिन चेहरे पे बहुत नूर है। तो वो कहने लगा कि इस तरह थोड़ी देर उनके दर्शन मुझे हुए। उनके बाद एक एक करके जब गुरुजी तमाम आरोप हो गए, तो उसके बाद कहता है कि एक और बात हुई कि हनुमान जी मेरे सामने आके प्रकट हुए। कहता है देखिए गुरुजी की कृपा कि मैं कई साल हनुमान जी का पाठ किया करता था और कई साल तक फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे उसका कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा था। तो कई सालों से मैंने वो पाठ भी नहीं किया था। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी कि वो पुराना वो पाठ जो था हनुमान चालीसा का, वो मुझे फल दे गया और गुरुजी ने उसके मुझे उसका फल दिलवाया और हनुमान जी मेरे सामने आके दर्शन देने लगे। और वो कहता है कि हनुमान जी का कद बढ़ना शुरू हुआ और वो इतना बढ़ गया कि मुझे छत गायब हो गई और ऐसा लगा कि हनुमान जी का सर जो है वो आसमान से लगा हुआ है। कहता कुछ देर तक ये कैफियत रही और उसके बाद हनुमान जी का भी कद नॉर्मल हो गया और वो भी गायब हो गए। फिर वो कहता है कि एक और चमत्कार हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गोया मैं ही शिव जी हूँ, मैं ही शिव जी महाराज हूँ और मेरा कद बढ़ना शुरू हो गया और मेरा सर भी बादलों से जा लगा और कुछ देर ये कैफियत तारी रही मुझ पर। उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि जोशी साहब, आपके गुरुजी परमात्मा हैं, आप उनका पलड़ा मत छोड़िएगा। और इसके बाद भी बटाले से वो गांव से जब उसका फोन कभी मुझे आता, तो सेवा सिंह यही कहते कि जोशी साहब, आप गुरुजी के यहाँ जाते हैं ना, उनका पलड़ा मत छोड़ना, गुरुजी आपके परमात्मा हैं, बार बार से कहता था। अच्छा, इसके बाद एक और सज्जन थे जिनको कहते हैं गुरुजी ने गुरुओं के दर्शन कराए थे, 10 गुरु साहिबान के दर्शन कराए थे। वो साहब, शायद उनका नाम सेखों था, वो संगरूर के रहने वाले थे। वो गुरुजी के पास आया जाया भी करते थे। तो उन्होंने बताया कि एक दिन वो अपने उनका उन दिनों वो टेररिज्म के डेज थे, पंजाब में अतवाद बहुत था, लोग घबराए हुए थे। तो वो सेखों साहब भी कहते हैं कि हर रोज सूरज गरूब होने के साथ साथ ही वो उनका जो मकान है वो उसका मेन गेट जो था उस पे ताला लगा देते थे। उनका अपना मकान 3 मंजिला था। हर मंजिल के दरवाजे पे वो ताला लगा देते थे और तीसरी मंजिल पे वो खुद रहते थे और रोज रात को 2 बजे उठकर वो अपना पाठ करना शुरू कर देते थे। तो कहते ऐसे ही एक दिन 2 बजे उठ के जब वो पाठ पर बैठे, तो थोड़ी देर ही पाठ पर बैठे थे कि वो देखते हैं कि गुरुजी प्रकट हो गए उनके कमरे में। सारे दरवाजे बंद, ताले लगे हुए, इनका कमरा भी अंदर से बंद, लेकिन गुरुजी वहां प्रकट हो गए। तो गुरुजी देखकर उनका नाम लेके कहते हैं कि फलानिया, क्या तुम्हें आज गुरु साहिबान के दर्शन करा दें? कहता, मैंने कहा हाँ गुरुजी। कहता, देखते ही देखते 10 गुरु साहिबान एक एक करके वो प्रकट हो गए। और उसने शायद ये भी कहा कि मैंने गुरु साहिबान से मेरी थोड़ी बहुत बातें भी हुई और फिर उसके बाद वो एक एक करके सारे गुरु साहिबान गायब हो गए और गुरुजी भी वहां से गायब हो गए। तो ये बात उसने हमने बताई। वो गुरुजी को कभी कभी 15-20 दिन में एक आध बार गुरुजी के दर्शन करने आ जाया करते थे। और गुरुजी ने, मुझे याद है, एक दिन संगत के बीच में ही सारी संगत के सामने कहा था कि ये जो सेखों है, ये स्पिरिचुअलिटी में मेरे से थोड़ा ही नीचे है और वो भी इसलिए है कि ये गृहस्थी है और मैं गृहस्थी नहीं हूँ। वो आते जाते थे। तो एक बार उन दिनों शायद लोहड़ी का फंक्शन था। तो लोहड़ी का फंक्शन था, गुरुजी 33 सेक्टर में जिस कोठी में विराजमान थे, उस कोठी के साथ वाला प्लॉट खाली पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने वहां पर शामियाना वगैरह लगा के, दरिया वगैरह बिछा के, स्टेज बना के वहां फंक्शन का इंतजाम किया हुआ था। फंक्शन चल रहा था, गुरुजी स्टेज पर बैठे थे और हम लोग वो पंडाल के बाहर ही एक बहुत बड़ा पार्क है, तो पार्क की दीवार के साथ हम खड़े थे। तो सेखों साहब भी हमारे साथ ही खड़े थे। तो स्पिरिचुअलिटी की बहुत सी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी फरिश्ते जो हैं वो आसमान से पृथ्वी पर उतरते हैं
और जमीन की खोज खबर लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो वो नजर आ जाते हैं, हम लोगों को वो नजर आते हैं, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आते। फिर उसने कहा, ये जो सामने गुरुजी बैठे हैं, आप समझते हैं गुरुजी हैं? गुरुजी को तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आसमान के रास्ते से किसी भगत का कल्याण करने के लिए जाते हुए देखा है, और ये जो गुरुजी बैठे हैं ये भी गुरुजी का ही रूप है, लेकिन गुरुजी को तो मैंने थोड़ी देर पहले जाते हुए देखा। तो उन्होंने इस तरह की बातें बयान की। तो बहुत सी है इस तरह के गुरुजी के करिश्माती का जो काम थे, करिश्माती जो किस्में दिखाए थे, बहुत लोग बताया करते थे कि मैं तो वही बताऊंगा जिनका मुझे जाती तौर पर ज्ञान है। अब जब मैं 5 साल तो मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में था, जब वापस आ गया तो कभी-कभी होम मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दिल्ली में मीटिंग वगैरह हुआ करती थी, तो मैं मीटिंग अटेंड करने जाया करता था। उन दिनों दिल्ली में बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो जो भी चंडीगढ़ से गुरुजी का भगत दिल्ली किसी काम से जाता, तो गुरुजी उसे कहते कि अच्छा आप दिल्ली जा रहे हो, तो ऐसा करो जाते-जाते वो बड़े मंदिर को देख के आना। तो वो जाते थे, बड़े मंदिर के दर्शन करके आते थे। तो मैं भी 3-4 बार गया, लेकिन जब भी मैंने गुरुजी से कहना कि गुरुजी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगर आपका हुक्म हो तो को मैं बड़े मंदिर दर्शन करके आऊँ? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, इकट्ठे चलेंगे, हम एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। तो गुरुजी ने मुझे कभी वो मंदिर की तरफ जाने नहीं दिया, और इस दौरान में गुरुजी खुद ही एम्पायर स्टेट दिल्ली जा पहुँचे, तो मैं वहाँ जाया करता था 2-4 दिन के लिए। वो पंजाब भवन बुक करा लेते थे दिल्ली में, और गुरुजी के एम्पायर स्टेट में रोज शाम को दर्शनों के लिए गुरुजी के चरणों में हाजिर हो जाते थे। इसी तरह एक बार मैं गुरुजी के दर्शन करने गया, तो चौथे दिन रात को गुरुजी ने मुझे पूछा कि जोशी अंकल कब वापस जा रहे हो? मैंने कहा जी कल वापस जाना है। तो कहने लगे, अच्छा ऐसा करो कि मंदिर से होते जाना। तो मैंने कहा जी जैसा हुक्म। खैर मैं आ गया। जब पंजाब भवन में ब्रेकफास्ट किया अगले दिन, तो मैंने आंटी से कहा कि ये कमाल की बात है, जब मैं चंडीगढ़ से आता था, गुरुजी से पूछता था कि गुरुजी बड़े मंदिर के दर्शन करूं करूं करके आऊं, गुरुजी कहते नहीं एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। और आज कल मुझे कह दिया कि जाते जाते दर्शन करते जाना। तो आंटी ने कहा कि क्या बात है, गुरुजी की मौज है, तुम्हारी किस्मत है, तो कोई बात नहीं है। तो खैर इतना कहने के करीब 15-20 मिनट के बाद मेरे कमरे की टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने टेलीफोन उठाया, तो उधर से आवाज आई, मैं गुरुजी बोल रहे हैं। मैं तो हैरान परेशान, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ख्वाबो ख्याल में कि गुरुजी का टेलीफोन मुझे आएगा। तो मुझे और तो कुछ सूझा नहीं, मैंने यही कह दिया, गुरुजी पैरी पहनने हैं, गुरुजी पैरी पहनने हैं। गुरुजी कह रहे हैं हाँ, कब जा रहे हो चंडीगढ़? मैंने कहा गुरुजी मैं बस आज 2 बजे लंच करने के बाद तो सीधा मंदिर जाऊंगा यहाँ से, और मंदिर से सीधा चंडीगढ़ रवाना हो जाऊंगा। कहते हाँ ठीक है, मंदिर से होके जाना। मैं कहा जी गुरुजी। तो हम लोग 2 बजे लंच करके वहां से सीधे मंदिर गए। तो मंदिर जाके हम पहुंचे वहां, तो हमने देखा गुरुजी की कार वहां खड़ी है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी की कार खड़ी है, इसका मतलब गुरुजी आए हुए हैं। तो मैंने देखा कि घास पर लॉन में 8-10 भगत बैठे थे, तो गुरुजी मुझे कहीं नजर नहीं आए। मैंने उनसे पूछा कि भाई गुरुजी कहाँ हैं? उन्होंने नीचे इशारा करके कहा ये तो हैं गुरुजी। तो मैंने देखा गौर से, तो गुरुजी घास पर लेटे हुए थे, और ये भगत जो थे गुरुजी के चरण वगैरह दबा रहे थे। तो मैंने जाके गुरुजी पे हमने दोनों ने माथा टेक दिया। तो गुरुजी कहने लगा अच्छा आ गए। तो वहां पर एक जालंधर के बहुत बड़े भगत हैं गुरुजी के, सरदार रघबीर सिंह जी। तो रघबीर सिंह जी अंकल, तो उनको गुरुजी ने बुलाया और कहा कि जोशी अंकल को मंदिर दिखाओ। तो वो मुझे अपने साथ ले गए, तो बताने लगे कि यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, ये बन गया है,
जो मेन बिल्डिंग बन गई थी वो भी उन्होंने दिखाई, वो सारी घूम घाम के देखी। तो 15-20 मिनट के बाद जब हम वापस आए तो गुरुजी ने कहा कि हाँ देख लिया। मैंने कहा हाँ गुरुजी कैसा लगा? मैंने कहा गुरुजी बहुत सुंदर बन रहा है। कहा, अच्छा ठीक है चलो। गुरुजी उठ खड़े हुए और जब कार में बैठने लगे तो मैंने उन दोनों ज़ेन कार नई खरीदी थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी ये नई कार खरीदी है, इसे ब्लेस कर दें। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं ये ब्लेस ही ब्लेस है, अभी बड़ी कार आनी है उसको ब्लेस करेंगे। तो गुरुजी कार में बैठ के चले गए। तो हमने कहा चलो ठीक है, गुरुजी ने कार ब्लेस कर दी है और ये भी कहा है कि बड़ी कार आएगी उसे ब्लेस करेंगे। तो फिर क्योंकि मैं फौज में कैप्टन भी था आईपीएस में आने के पहले, तो कैंटीन की फैसिलिटीज मुझे हैं। तो मैंने कुछ महीनों के बाद, साल एक के अंदर ही, तो मैंने होंडा सिटी कार आर्मी कैंटीन से निकलवाई। इसी तरह एक बार मैं दोबारा गुरुजी से मिलने आया। तो इससे पहले की बात है, गुरुजी से मिलने आया तो आखिरी दिन, चौथे दिन गुरुजी कहते हैं कि जोशी अंकल कब जा रहे हो? मैंने कहा गुरुजी मैं तो सुबह चला जाऊंगा। गुरुजी कहते नहीं नहीं कल मत जाओ, ये कोई फंक्शन वगैरह था उसका। गुरुजी ने कहा कि फलाने जगह फंक्शन है, वो अटेंड करने के बाद फिर चले जाना। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी अब तो जाने दीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा। गुरुजी ने 3-4 बार मुझे कहा कि नहीं नहीं ये अटेंड करके जाना और 2-3 दिन ठहर जाओ। मैंने कहा गुरुजी 4 दिन के लिए पंजाब भवन बुक कराया था, तो कल 5वां दिन है, खाली करना है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, यहाँ एम्पायर स्टेट में गुरुजी ठहरे हुए थे, कहते यहाँ बहुत जगह है तो मेरे पास ठहरो, जाने की कोई जरूरत नहीं है, इधर ठहरो। पता नहीं मुझे भी, मैं समझता हूँ बेवकूफी कर गया मैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि नहीं नहीं गुरुजी इस बार तो जाने दिए, मैं 2-3 दिन के बाद फंक्शन पे फिर वापस आ जाता हूँ। तो गुरुजी कहने लगे चलो ठीक है। तो खैर जी हम चले गए। तो 2-4 दिन के बाद जब ये फंक्शन था, तो फंक्शन से एक दिन पहले हम घर पे बैठे सलाह कर रहे थे। मैंने भी कहा आज चलते हैं, गुरुजी ने कहा है। तो बेटा भी कहने लगा कि चलते हैं, लेकिन आंटी कहने लगी कि नहीं नहीं गुरुजी तो प्यार में सारी संगत को कह देते हैं आ जाओ आ जाओ। तो हमने देखना है कि अभी तो 3 दिन पहले होके आए हैं, तो अभी रहने दो। तो खैर उनके कहने पे हमने प्रोग्राम रद्द कर दिया और नहीं गए दिल्ली। उसके बाद अगले महीने जब आए तो मैं गुरुजी के चरण दबा रहा था। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम आए नहीं। मैंने कहा गुरुजी बस ऐसे ही आ नहीं सके। तो गुरुजी कहने लगे कि तुम अगर आ जाते तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्या दे देना था। तो मैंने भी मजाक से गुरुजी के सामने हाथ फैला दिए और दोनों हाथ फैला के कहा गुरुजी अब दे दीजिए। गुरुजी कहने लगे नहीं नहीं, ये तो महापुरुषों की मौज होती है, जब मौज आती है तब देते हैं, अब नहीं फिर कभी देखेंगे। तो ये ऐसी बात हुई। इसके बाद बहुत सी बातें, छोटी मोटी बातें, गुरुजी तो अगली पिछली सारी बातें हर एक आदमी की जानते थे, देखकर पूरा स्कैनिंग कर लेते उसकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। मुझे याद है कि जब मैं रिटायर होने वाला था, मैं अक्टूबर 1997 में एडिशनल डीजी पंजाब पुलिस रिटायर हुआ था। तो रिटायरमेंट के 2-3 महीने पहले हमारी रिटायरमेंट एज जो होती थी वो 58 ईयर्स होती थी। तो बात बहुत चल रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि जो रिटायरमेंट एज है ऑल इंडिया सर्विस के अफसरों की, लोगों की, वो 58 से 60 ईयर्स कर दी जाएगी। तो बहुत बात उन दिनों चल रही थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये 60 साल की उम्र हो जाएगी कि नहीं होएगी? तो गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा उम्र तो 60 साल की हो जाएगी, लेकिन तुम्हें जोशी अंकल इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वही बात हुई कि पहले गवर्नमेंट के बाद जब प्रपोजल पहुंचा तो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर ये जो प्रपोजल था ये फिर शुरू किया गया, लेकिन इतने में मैं रिटायर हो गया था। तो मेरी रिटायरमेंट के कुछ महीने के बाद ये उम्र जो थी 60 ईयर्स हो गई, तो मुझे 58 में रिटायर होना पड़ा। तो गुरुजी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि 60 ईयर्स हो गई, लेकिन तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो गुरुजी की महासमाधि के बाद का वाकया है कि मैं एक बार
दिल्ली आया तो बेटा दिल्ली था, तो मेरा जो ग्रैंडसन था वो बहुत ही छोटा था, तो सारा दिन हम दिल्ली घूमते रहे। तो वो बेटा मेरी गोद में ही चढ़ना बहुत पसंद करता था, क्योंकि यहाँ काफी ऊंचाई पर उसे देखने में काफी सहूलियत होती थी। तो सारे दिन मैं उसको अपनी गोद में चढ़ाकर घुमाता रहा। शाम को फंक्शन भी था कोई बड़े मंदिर में, तो हम लोग बड़े मंदिर गए, तो वहां पर वाणी वगैरह सुनी, दर्शन वगैरह किए, घूमे फिरे, और रात को लंगर वगैरह छकने के बाद 12 बजे वापस घर पहुंचे बेटे के। तो जब घर पहुंचे, मैं जब बिस्तर पे लेटने लगा, तो लेटते वक्त मेरी कमर में कुछ ऐसा बल पड़ गया कि मैं लेटा का लेटा ही रह गया, बाजू भी ना ले सकूं, मैं करवट भी ना बदल सकूं, बहुत पेन हुई। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो हमारा जो दामाद था वो 1 साल की डेपुटेशन के में यूनाइटेड नेशंस में वो कोसवो यूरोप में गया हुआ था। तो उसकी 1 साल की डेपुटेशन तो खत्म हो चुकी थी, बेटी भी साथी थी उसके, तो वहां उसने 15 दिन की छुट्टी ली और यूरोप के टूर पे निकल गया। तो हमने बड़ी मुश्किल से उसको टेलीफोन पे कांटेक्ट किया और अपने दामाद को कहा कि भाई अपने बैचमेट, दिल्ली वाले किसी बैचमेट को टेलीफोन करो, ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो हमें किसी हॉस्पिटल में कमरा वमरा दिलवाए। तो ये कहने की बात थोड़ी देर बाद, कोई आधे पौने घंटे में, एक हवलदार एक एम्बुलेंस को लेकर पहुंच गया, और वो हेड कांस्टेबल पता करते करते आ गया। तो कुछ लोगों ने, उसके साथ भी 1-2 लोग थे, उन्होंने मुझे उठाकर, बड़ी मुश्किल से, पेन बहुत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे लिटा दिया एम्बुलेंस में, और हम गंगाराम हॉस्पिटल में दिल्ली में पहुंच गए। तो वहां जाते ही मेरी, उन्होंने पता नहीं स्ट्रेचर के साथ ही या वैसे पकड़ के लिटा दिया मशीन के अंदर स्कैनिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप घबराइएगा नहीं, 20 मिनट तक स्कैनिंग होगी, तो पता लगेगा कि बैकबोन की क्या पोजीशन है, स्पाइन की। तो मैं तो आंख बंद करके गुरु जी का जाप करने लगा। उन दिनों मंत्र बहुत छोटा होता था, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, यही हुआ करता था। तो आजकल तो मंत्र साथ में गुरु जी सदा सहाय भी है, तो मुझे तो आजकल जरा कंफ्यूजन हो जाता है कि अब शिव जी सदा सहाय की बारी है कि गुरु जी सदा सहाय की बारी है। खैर उस वक्त तो बहुत आसान था, तो मैं आंख बंद करके मैंने यही कहना शुरू कर दिया, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। 20 मिनट तक ये करता रहा। उसके बाद जब मैं बाहर निकला, तो अभी मैं मशीन से ही बाहर निकला था, लोगों ने उठा के मुझे स्ट्रेचर पे डाला, तो एक डॉक्टर वहां का गंगाराम हॉस्पिटल का कह दिया आ गया। ये कहने को ही गंगाराम हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लेकिन बहुत चार्ज करते हैं वहां के लोग। तो खैर वो डॉक्टर मेरे सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा, मिस्टर जोशी, योर बैकबोन इज इन रियल बैड शेप, यू विल हैव टू बी ऑपरेटेड अपॉन। तो मैंने उससे कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो बेटे से मिलने यहाँ आया था, तो पैसों का इंतजाम तो मैं करके नहीं आया, तो आप मुझे थोड़ा स्टेबल कर दीजिए, मैं घर जाऊं, तो मैं आई अरेंज फॉर द मनी, देन आई विल कम बैक। तो वो उसने में वो कमरे में मैं आ गया, वो स्ट्रेचर पे डाल के मुझे कमरे में ले आए। तो थोड़ी देर में वही डॉक्टर एक और डॉक्टर को, बुजुर्ग सा डॉक्टर था, ऐसे लगता था कि रिटायर हो चुका है, काफी बुजुर्ग था, उस डॉक्टर को लेके आया। वो कहने लगा कि मिस्टर जोशी, आई एम सो एंड सो, आई हैव seen your reports, your backbone is in real bad shape and you will have to be operated upon। तो उससे भी मैंने यही बात की कि देखिए मैं तो यहाँ आया था, पैसे का इंतजाम नहीं किया, मुझे आप स्टेबल करके घर भेज दीजिए, पैसे का इंतजाम करूंगा, वापस आ जाऊंगा। तो वो कहने लगे कि यू सी, it may be too late, you have to decide quickly, it may be very too late, otherwise we will have to face difficulties। तो ये मुझे डराने लगे, तो मैं समझ गया कि ये तो मुर्गा फंसा रहे हैं। खैर मेरी हालत तो बहुत खराब थी, लेकिन खैर मुझे भगवान ने, गुरु जी ने ये अच्छी आदत दी है कि बचपन से लेके आज तक जब मैं कुछ परेशान हो जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ, तो लोगों की तो नींद उड़ जाती है, लेकिन मुझे नींद आ जाती है। तो मैं थोड़ी देर के बाद, रात तो पड़ी चुकी थी, तो मैं सो गया।
जब मैं सो गया तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी के दर्शन ऐसे हुए कि गुरुजी ने भगवे कपड़े पहन रखे थे और इन गुरुजी के साथ 9-10 और भगत थे, सन्यासी, उन्होंने भी भगवे कपड़े पहन रखे थे। तो गुरुजी सिर्फ मेरे सामने से आहिस्ता-आहिस्ता गुजर गए। उन्होंने मुझे मेरे साथ बात भी नहीं की, मैं इस तरफ देखा तक भी नहीं, लेकिन मुझे पूरे दर्शन दिए। तो इतने में मेरा बहुत हौसला हो गया। मैंने कहा गुरुजी ने ये बता दिया है कि तुम मेरी नजर में हो, मुझे सब पता है, तो घबराओ मत, मैं हूँ, तो मैं हूँ ना। तो इसलिए मुझे बहुत हौसला हो गया इससे। मैंने कहा कि कोई परवाह नहीं है, गुरुजी ने दर्शन दे दिए, सब ठीक होगा। तो अगले दिन सुबह जब उठे तो गुरुजी ने ही मेरी आंटी के दिल में ये ख्याल पैदा किया होगा। मेरी आंटी ने कहा कि आप वो जो होम्योपैथिक कॉलेज का प्रिंसिपल है, चंडीगढ़ होम्योपैथिक कॉलेज, आप उससे क्यों नहीं बात करते? वो जानता है 32 सेक्टर में जो एलोपैथिक गवर्नमेंट का कॉलेज, कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसके जो डायरेक्टर हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर क्या नाम, राज बहादुर सिंह जी, उसको जानते हैं, उनसे बात करो। अच्छा, वो ये होम्योपैथिक कॉलेज का ये हिस्ट्री थी कि जब मैं डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था तो एक मेरा जूनियर कोलीग एमएस पुल्लर, वो डायरेक्टर विजिलेंस डीआईजी के रैंक में ही वो था, वो डीआईजी विजिलेंस लगा हुआ था। तो एक प्रोफेसर धमीजा थे जो चंडीगढ़ होम्योपैथिक कॉलेज की जो कॉलेज कमेटी थी उसके वो सेक्रेटरी थे। तो उनको प्रेसिडेंट की जरूरत थी अपनी कॉलेज कमेटी को। उनका प्रेसिडेंट रिजाइन कर चुका था या उसकी टेन्योर पूरी हो गई थी, तो उनको एक नए प्रेसिडेंट की जरूरत थी। तो ये जो एमएस पुल्लर था वो धमीजा साहब का स्टूडेंट रह चुका था। तो वो विजिलेंस दफ्तर में 17 सेक्टर में उसके पास गए, साथ में 2 और मेंबर थे एग्जीक्यूटिव कमेटी के। तो एक प्रिंसिपल भाटिया रिटायर हुए थे, वो साथ में थे, और 1-2 और थे। तो वो जाकर एमएस पुल्लर को मिले दफ्तर में, वो कहने लगे कि आप हमारे होम्योपैथिक कॉलेज की कॉलेज कमेटी के प्रेसिडेंट बन जाइए। तो एमएस पुल्लर को मेरा पता था। वो पुल्लर कहने लगा जी देखिए मुझे तो होम्योपैथी का कोई ज्ञान नहीं है, ना मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो हमारे कोलीग हैं आरपी जोशी, डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन लगे हैं, वो रजिस्टर्ड होम्योपैथ भी हैं, उन्हें होम्योपैथी से इंटरेस्ट भी है, तो आप उनको मिलिए। तो तमीजा साहब कहने लगे, प्रोफेसर तमीजा ने कहा कि भी हम तो उनसे वाकिफ नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं उनको कह देता हूँ। तो उनके सामने ही एमएस पुल्लर ने मुझे फोन किया कि सर ऐसे ऐसे ये मेरे उस्ताद हैं और ये आपको ऐसे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भेज दो। तो वो मेरे पास आ गए, तो उन्होंने कहा, बात की, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। तो कहने लगी 100 रुपया मेंबरशिप का है, वो आप दे दें, तो इतवार को आप 11 बजे वहां पहुंच जाएं कॉलेज में, हमारे सारे मेंबर वहां होंगे, तो हम आपको यूनानिमसली अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन मैं गया, तो उन्होंने मुझे अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया यूनानिमसली। और ये टेन्योर 3 साल का होता था, लेकिन वो कुछ ऐसे मुझे पसंद करने लगे कि वो हर तीसरे साल यूनानिमसली मुझे री इलेक्ट कर देते थे। तो इस तरह मैं करीब 20-21 साल उस कॉलेज का ऑनरेरी प्रेसिडेंट रहा। तो वाइफ ने कहा कि भाई आप उससे बात क्यों नहीं करते, एक बार बेटे को भी दिखाना था, राज बहादुर सिंह को। तो मैं धिमैया को, प्रोफेसर धिम्मन, प्रोफेसर धिम्मन को साथ लेके गया था और राज बहादुर सिंह से मिला था, बेटे को दिखाया था, दवाई वाई उससे ली थी। और ये धिम्मन और राज बहादुर सिंह ये हिमाचल में इनके गांव पास पास थे, और ये वहीं से हिमाचल से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे का बड़ा लिहाज करते थे। तो खैर मैंने बात की प्रिंसिपल धमीजा, प्रिंसिपल धिम्मन से। मैंने कहा कि धिम्मन ऐसी ऐसी बात हो गई भाई, मैं यहाँ पढ़ा हूँ गंगाराम हॉस्पिटल में और ये कहते हैं कि ऑपरेशन जरूर करना होगा, तो उसके बगैर चारा नहीं है, तो 3.5-4 लाख का ये खर्चा बता रहे हैं। तो वो कहने लगा कि सर अगर ऑपरेशन ही हुआ तो इसको सिर्फ राज बहादुर सिंह ही ऑपरेशन करेगा और कोई नहीं करेगा, आप घबराइए मत, मैं शाम को जा रहा हूँ राज बहादुर सिंह साहब से मिलने, तो मैं आपकी बात करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है।
वही बात हुई शाम को, उसने कहा कि सर ये बात कीजिए डॉक्टर साहब से। तो मैंने डॉक्टर राजबाद से बात की कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उसने फौरन मुझे यही कहा टेलीफोन पे कि जोशी साहब किन डाकुओं में आप फंस गए। तो मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे हो गया, अब क्या किया जाए। कहते नहीं, अब ऐसा करो, वहां से आप लो छुट्टी, वहां कोई इलाज नहीं करवाना है, आप छुट्टी लो और मेरे पास यहाँ आ जाओ मोहाली में, ये नॉर्थ जोन स्पाइनल इंजरी सेंटर है और बादल साहब ने मुझे उसका इंचार्ज बना रखा है, तो वहां आप आ जाओ और इनसे कोई इलाज नहीं कराना है, जो करना है वो हम करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने इस बात करने के बाद अपने एक जूनियर कुलीग से पंजाब में बात की। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो मुझे मोहाली आना है यहाँ से, तो मैं कार में तो आ नहीं सकूंगा, कोई व्हीकल का इंतजाम करो। तो उसने मुझे कहा कि सर आप घबराइए मत, हमने अभी अभी एक नई इनोवा डीएसपी सीआईडी पंजाब भवन को भेजी है और मैं उसको कह देता हूँ तो पिछली सीटें निकाल के बिस्तर लगा देगा, आप वहां लेट कर आराम से आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद वो डीएसपी का टेलीफोन मुझे आ गया पंजाब भवन से। वो कहने लगा कि सर आपने कब आपको गाड़ी चाहिए। तो मैंने कहा अभी सुबह 6 बजे ले आओ। तो वो 5:30 बजे ही हाजिर हो गया कार लेकर, ना वो गाड़ी लेकर। तो बेटा भी अपनी कार ले आया। तो मैंने अस्पताल वालों से छुट्टी मांगी थी, शाम को कह दिया कि सुबह चाहिए। तो उन्होंने मुझसे लिखवा लिया कि आई एम टेकिंग डिस्चार्ज ऑन माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो भी उनका फॉर्म होता है। उनकी पेमेंट वगैरह जो थी, काफी लंबा चौड़ा बिल 2 दिन का ही उन्होंने बना दिया था, और उसकी पेमेंट करके तो मैं उसमें बैठ के यहाँ आ गया, मोहाली में आ गया। तो डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने कहा कि एक आपको इंजेक्शन लगाएंगे पीठ में, बैकबोन में, उससे ठीक हो जाएगा, अगर नहीं तो एक और इंजेक्शन, अगर फिर भी नहीं हुआ तो थोड़ा सा ही ऑपरेशन है, तो सब ठीक हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो प्रिंसिपल धिम्मन भी आ चुका था वहां पर, तो उसने मुझे बताया बाद में, उसने कहा कि मुझे डॉक्टर साहब ने साइड में कह दिया था कि घबराओ मत, ये पहले इंजेक्शन से ही ठीक हो जाएंगे, इनको कोई लंबे चौड़े ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर वो इंजेक्शन लगा के फिर उनके पास पेश हुआ, तो उन्होंने दवाइयां वगैरह लिख दी और कहा 15-15 दिन के बाद आकर दिखाया करो और सिर्फ लेटे रहना है और बाथरूम वगैरह भी बिस्तर पे ही करना है, कहीं जाना नहीं है, तो बिल्कुल लेटे रहना है 24 घंटे। तो मैं खैर इस तरह कोई 2-2.5 महीने बिस्तर पर लेटा रहा। बीच बीच में आस्ते आस्ते फिर उन्होंने कहा कि अब थोड़ी देर कुर्सी पे बैठ जाया करिए, फिर लेट जाया करिए। फिर कुछ दिनों के बाद कहा कि अब थोड़ा घर के अंदर ही थोड़ा थोड़ा चल लिया कीजिए, अब बाथरूम जा सकते हैं। इस करके 2.5 महीने में मैं बिल्कुल भला चंगा हो गया, बिल्कुल पहले की तरह। ऐसा लगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कर्म था गुरुजी का। गुरुजी ने बहुत दया की और मुझे एक नई जिंदगी समझो से रूशनास कराया। तो संगत जी, ये कुछ बातें हैं जो इस वक्त फील फूर मेरे दिमाग में आई। ये सत्संग मैंने आपको सुनाया और गुरुजी आपकी भी बहुत कृपा है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे इस तरह अपना सत्संग सुनाने का मौका दिया। गुरुजी अपने सत्संग के आखिर में आपके एहतराम हो अजमत आली की शायान शान चंद शायराना गुलहाए अकीदत आपके पाए मुबारक में, आपके पावन चरणों में पेश करना चाहता हूँ। गुरुजी अपने इस बंदाए बेदाम बे औकात को तौफीक बख्शें कि मैं इस अकीदत की अदायगी में सुरखरू हो सकूं। महराज शौक कहिए या हासिल तसव्वुर, महराज शौक कहिए या हासिल तसव्वुर, जिस समत देखता हूं तू मुस्कुरा रहा है, जिस समत देखता हूं तू मुस्कुरा रहा है। समाया है जब से तू नजरों में मेरी, समाया है जब से तू नजरों में मेरी, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। यहाँ भी तू, वहां भी तू, इधर भी तू, उधर भी तू, ये तूने क्या कयामत की निगाहों से निहा होकर। कहते हैं कि जो भी गुरुजी का भगत बड़े मंदिर जाता है तो चाहे वो कितना ही
सफर से, अपनी मुसाफत से थका मांदा क्यों ना हो, कितना ही परेशान क्यों ना हो, जब वो अपना कदम गुरुजी के मंदिर के पहले जीने पर ही रखता है, तो एक रूहानी कुव्वत की ज़ूफ़शानी उसके जिस्म जाँ पे हो जाती है और वो अपने तमाम दर्मांदी को भूल जाता है, अपने तमाम थकावट को भूल जाता है और नए सिरे से अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगता है और उसका दिल परेशानियों से फ़ारिग हो जाता है और बड़े ही बड़ा ही मुतमईन कल्ब पा लेता है वो। तो एक किसी शायर ने शेर कहा है जो कि भगत की इसी कैफियत की गम्माज़ी करता है। शायर कहता है, तुम्हारे दर पे आने तक बहुत कमज़ोर होता हूँ, तुम्हारे दर पे आने तक बहुत कमज़ोर होता हूँ, मगर दहलीज़ के छूते ही मैं कुछ और होता हूँ, मगर दहलीज़ के छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। ज़मीं पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है, ज़मीं पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है, कभी ये सर जो तेरे आस्था से मिलता है। ज़मीं पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है, कभी ये सर जो तेरे आस्था से मिलता है। न इस ज़मीं से न किसी आसमां से मिलता है, न इस ज़मीं से न किसी आसमां से मिलता है, ये तू ही देता है, सब कुछ यहाँ से मिलता है। न इस ज़मीं से न किसी आसमां से मिलता है, ये तू ही देता है, सब कुछ यहाँ से मिलता है। अकबर को मिला है, न सिकंदर को मिला है, अकबर को मिला है, न सिकंदर को मिला है, झुककर तेरे दर पर जो मेरे सर को मिला है। अकबर को मिला है, न सिकंदर को मिला है, झुककर तेरे दर पर जो मेरे सर को मिला है। मुझे अब इस कदर तुझसे मोहब्बत होती जाती है, मुझे अब इस कदर तुझसे मोहब्बत होती जाती है कि हर सूरत में पैदा तेरी सूरत होती जाती है, कि हर सूरत में पैदा तेरी सूरत होती जाती है। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत कर्म फरमाई की है इस नाचीज पर। आगे भी इसी तरह मुझ पर, मेरे परिवार पर और अपनी तमाम संगत पर अपनी कर्म फरमाई फरमाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको कोटि कोटि नमस्कार। और प्यारी संगत जी, आप सबको बहुत बहुत जय गुरु जी।